चलिए देखिए, हम लोग जो बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे स्थानीय सुशासन या उसी को पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आपने देखा 73वां और 74वां दो संविधान संशोधन हुआ था। 1992 में संशोधन हो रहा है, 93 में जाके वो अंततः लागू हो जा रहा है। ठीक है, पारित हो रहा है। तो उसमें जो पहला संशोधन था वो किससे संबंधित था? ग्राम पंचायत से। तो ग्राम पंचायत से संबंधित सारे प्रावधान आप लोगों ने देख लिया था। अब जो हम लोग को देखना है वो क्या है? 74वां संविधान संशोधन है, जिसमें हम लोग देखेंगे नगर पंचायत के बारे में। ठीक है, तो जब हम लोग नगर पंचायत की बात करें तो जिस तरह से वहां पर आपने देखा था कि थोड़ा सा हम लोग इतिहास की बात कर रहे हैं कि भारत में ग्राम पंचायत को लेकर के किस तरह की व्यवस्थाएं कैसे कैसे लागू कराई गई थी। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग थोड़ा सा नगर पंचायत को देखें, इसका मतलब क्या है कि नगर पंचायत की बात करें, पंचायत का तात्पर्य क्या है? एक शासन की व्यवस्था से है, प्रशासनिक इकाई से है। ठीक है, तो अगर हम लोग नगर की बात करते हैं तो हम लोग प्राचीन काल में दो समय ऐसे जहां पर हम लोगों ने क्या देखा है? एक नगरीकरण का दौर देखा है। और आप जानते हैं जहां नगरीकरण का दौर होता है वहां कहीं ना कहीं नगर केंद्रित जो प्रशासन की व्यवस्थाएं होती हैं वो हमको सुव्यवस्थित तरीके से देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर भारत के दौर में बात करें तो सबसे पहले आप देखते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, क्योंकि प्राचीन इतिहास में जब आप पढ़ते हैं तो जानते हैं भारत में विकास का क्रम जो है वो हमको अपने एक जो स्थायी अनुक्रम होता है उसके विपरीत दिखाई देता है। भारत में पहले क्या हुआ? नगरीय सभ्यता का विकास हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में। उसके बाद आप देखते हैं फिर वैदिक सभ्यता के रूप में हमको ग्रामीण सभ्यता, और उसके बाद फिर धीरे धीरे उसके उत्थान के साथ पुनः महाजनपद काल में जाकर के एक बार द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर जब हम लोग बात करते हैं तो आप देखें ये क्या था? पूरा जो नगर था ये पूरा क्या था? एक सुनियोजित नगर था, जिसे आप कहते हैं प्लान्ड टाउनशिप। आज के भी सरकार की प्राथमिकता होती है कि वो जब नगर का विकास करे तो एक प्लानिंग के साथ करे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में हमको उस समय वो सब चीजें देखने को मिलती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या था? एक नगर विन्यास था, नगर विन्यास था, पक्के मकान व सड़कें थी। ठीक है, नाली की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। और जिस स्तर पे इन सब चीजों का विकास देखने को मिलता है, यहाँ पर चूंकि कोई लिपि तो पढ़ी नहीं जा चुकी है यहाँ पर कि स्पष्ट हमको प्रमाण मिल सके, लेकिन ये बात जरूर है कि जितनी व्यवस्थित चीजें देखने को मिल रही हैं इससे पता चलता है कि बिना किसी प्रशासनिक इकाई के वहां पर एक नियंत्रित और नियमित तरीके से कार्य के ये संभव नहीं हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए माना जाता है कि भारत में जो नगरीय स्तर पर प्रशासनिक इकाई या हम कह सकते हैं स्व शासन का प्रावधान था वो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी विद्यमान रहा होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरे स्तर पर बात करें तो जब आप महाजनपद काल को पढ़ते हैं, महाजनपद काल को, तो इसी में जब आप लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ते हैं फिर अंततः जाकर के वहां पर देखते हैं जब मौर्य साम्राज्य स्थापित होता है जो भारत का पहला केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करने वाला साम्राज्य हुआ। तो वहां पर आपने देखा था कि एक दार्शनिक था, वो मौर्य साम्राज्य में आकर के उसके प्रशासनिक इकाई के रूप में बाद में उनके दरबार में काम करने लगे थे। कौन थे? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, इनकी पुस्तक है, क्या नाम था? इंडिका। और इन्होंने बताया है कि इस समय जो नगर होता था वो नगर का प्रशासन, नगर का जो प्रशासन था वो 30 सदस्यों द्वारा क्या होता था? नियंत्रित किया जाता था। और इस 30 सदस्यों में क्या होता था? तो यहाँ पर 6 समितियां थी, 6 समितियां, और प्रत्येक समिति में क्या होते थे? 5 सदस्य होते थे। तो इसका मतलब कि नगरीय स्तर पर जो प्रशासन की बात करें तो हमको प्राचीन काल से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद समय के साथ साथ आपको ये व्यवस्थाएं थोड़ा पतन की तरफ दिखाई देती है, क्योंकि कोई बहुत आदर्श स्थिति में हमको कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिल पाता है। ठीक है, फिर अगर हम ब्रिटिशर्स काल में बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स काल में तो देखिए ऐतिहासिक संदर्भ में जब हम लोग बात कर रहे थे तो अगर हम लोग ऐतिहासिक
दृष्टिकोण से देखें तो हमको सबसे पहला नगरीय सभ्यता का जो प्रमाण देखने को मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलता है। और जैसे बताया सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, मतलब पूरी तरह से ये औद्योगिक नगर था, जहां पर आप देखेंगे तो व्यापार वाणिज्य जिसकी प्रधानता हुआ करती थी। ठीक है, बंदरगाह थे, राजधानी आदि का यहाँ पर निर्माण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और नगर प्रशासन मतलब जिस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि नगर नियोजन था, भवन निर्माण था, सड़क विन्यास था, जल के निकासी की व्यवस्था थी, अन्न भंडारण के बड़े बड़े क्या थे, अन्नागार थे। ठीक है, ये बिना किसी सुव्यवस्थित एक किसी स्थानीय प्रशासन के संभव ही नहीं था। तो यद्यपि हमारे पास इस काल के जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन इसके बावजूद इतिहासकार ये मानते हैं कि कोई ना कोई तो प्रशासनिक इकाई वहां पर रही होगी जो पूरी व्यवस्थाओं को संचालित कर रही थी। उसके बाद अगले स्तर पे अगर हम लोग करें तो यहाँ पर क्या है, महाजनपद काल में हमको दूसरी नगरीय क्रांति देखने को मिलती है, जो अभी मैंने आपको मौर्य काल के स्तर पे, व्यापक स्तर पे, जो बृहद स्तर पे आप कह सकते हैं, जो नगरीकरण हुआ था मुख्य रूप से जो उसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी वहां पर। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में मेगस्थनीज द्वारा क्या है उल्लेखित 30 व्यक्तियों द्वारा नगर प्रशासन के संचालन का जिक्र मिलता है। कहाँ मिलता है, अभी बताया था इनकी पुस्तक इंडिका में। और ये नगर का प्रशासन कैसे चलता था, तो 6 समितियों के माध्यम से चलता था। प्रत्येक समिति का कार्य अलग अलग होता था। ठीक है, और अब चूंकि 30 सदस्य थे, 6 समिति थी, तो प्रत्येक समिति में क्या हो जाएंगे 5 सदस्य हुआ करते थे। ये तो रही इतिहास की बात। आधुनिक काल में अगर हम लोग बात करें, मुख्य रूप से ब्रिटिशर्स काल में, देखिए ब्रिटिश काल में क्या है, तो इस पे हम लोगों ने लास्ट डे की क्लास में भी चर्चा किया था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो मुख्य रूप से क्या थे, ग्रामीण जो स्वशासन होता था या प्रशासनिक इकाई होती थी उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका मानना था यहाँ अगर हम किसी तरह की व्यवस्थाएं दे भी देते हैं, पैसों का निवेश भी कर देते हैं, तो यहाँ से हमको आय सृजित नहीं होगा। और उनका पूरा उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करना। नगर में अगर व्यवस्थाएं देते, व्यापार वाणिज्य बढ़ता, कर व्यवस्थाएं बढ़ती, उनके आय भी सृजित हो जाते। तो इसलिए लगातार ब्रिटिशर्स काल में ग्रामीण सुशासन की तो अपेक्षा रही है, लेकिन नगरीय सुशासन पे कुछ स्तर पे काम हुआ था। ठीक है, तो अंग्रेजों की रुचि ग्रामीण प्रशासन से ज्यादा नगरीय प्रशासन पर थी। पहला 1687 में भारत का पहला नगर निगम जो था वो कहां पर हुआ था, मद्रास में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे 1726 में बंबई और कलकत्ता, ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1687 मद्रास पहला नगर निगम स्थापित हो रहा है, फिर 1726 में जाकर के बंबई और कलकत्ता, यानी यहाँ तीनों प्रेसिडेंसी पे आपको इनके मतलब जो स्थानीय सुशासन है नगरीकरण के दौर पे वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर 1870 में लॉर्ड मेयो का एक्चुअली हुआ क्या था, ये जो लॉर्ड मेयो है इन्होंने क्या किया था, एक विकेंद्रीकरण का संकल्प पत्र लेकर के आए थे। इसके माध्यम से क्या था, तो स्थानीय प्रशासन के संस्थाओं के विकास में परिलक्षित होता था। तो 1870 का आप दौर देख रहे हैं, 1870 लॉर्ड मेयो एक क्या ले आए, कानून समझ लीजिए ऐसे। ठीक है, संकल्प पत्र का मतलब एक तरह से आदेश है। ठीक है, और उस आदेश के माध्यम से क्या था, विकेंद्रीकरण का है ना, और आप तो लगातार पढ़ रहे हैं स्थानीय सुशासन का मूल अर्थ क्या है, सत्ता का या शासन का विकेंद्रीकरण। और यहाँ पर विकेंद्रीकरण होता है मतलब क्या हो गया, स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसी प्रशासनिक इकाई वहां पर सेटअप की जाएगी जिसको वहां के सारे व्यवस्थाओं का संचालन का अधिकार दिया जाए, और वहां पर कुछ करारोपण करके उनको कर आरोपित करके या करारोपण करने का अधिकार दे दिया जाए, ताकि वहां से वो आय का सृजन करके सारी व्यवस्थाओं का संचालन खुद से कर सकें। ठीक है, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। तो इस व्यवस्था के तहत लोकल प्रशासन को कर लगाने का तथा वसूली का अधिकार भी दिया गया था। कब, 1870, किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो। लेकिन आगे चल करके क्या है, 1882, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर क्या है, लॉर्ड रिपन है। इन्होंने क्या किया था, स्थानीय सुशासन के अधिकार संबंधित एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और यही कारण है क्या, क्योंकि ये जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे इसके माध्यम से व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन को बल मिला था। और चूंकि आप जानते हैं ना, प्रस्ताव का मतलब एक प्रकार से कानून लेकर के आ रहे हैं,
कानून बन जाएगा तो वहां पर क्या है, उनको जो स्थानीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनको एक प्रकार से अपने क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा। अब वो किसी से बंद कर कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारियां उनको शक्ति के रूप में दे दी गई है। जैसे आज के समय में आप देखते हैं क्या है, 29 विषय जो है वो ग्रामीण प्रशासन से संबंधित गांव के मुखिया को दे दिया जाता है, तो वो उसका कार्य क्षेत्र हुआ ना, कि वो उस कार्य क्षेत्र में कार्य कर सकता है और ऊपर से कोई इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, स्वतंत्रता का बल मिलता है। इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, मैग्ना कार्टा कह रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, यही कारण है कि लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय सुशासन का जनक भी माना जाता है। ठीक है, इस तरह देखिए, अब 1907 में विकेंद्रीकरण पर एक शाही आयोग बना था। इस पे जब ग्रामीण प्रशासन वाला बता रहे थे तो भी बताए थे, ग्रामीण पंचायत वाले में शाही आयोग किसके नेतृत्व में बना था, हॉब हाउस के नेतृत्व में। 1907 में शाही आयोग बना और शाही आयोग ने अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो उसको समय लेगा ही अपना, तो 1909 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अब फिर आगे जिस तरह से प्रक्रियाएं चल रही है तो कोई विकास का बहुत ज्यादा समय मिल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसके बाद 1919 आ गया। 1919 के बाद क्या है, भारत शासन अधिनियम के तहत क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन लग गया। और जैसे ही प्रांतों में द्वैत शासन लगा, स्थानीय सुशासन से संबंधित मुद्दा क्या हो गया, वो जो प्रांतों में निर्वाचित जो व्यक्ति होते थे या प्रतिनिधि होते थे उनके शक्ति में चला गया। लेकिन आप जानते थे यहाँ पर विषय कैसे थे, द्वैत शासन का मतलब एक आरक्षित विषय थे और दूसरा हस्तांतरित विषय थे। इसको लाकर हस्तांतरित विषय में रख दिया गया और पीछे बताया था हस्तांतरित विषय में क्या होता था, जो कार्य होता था वो केवल और केवल विकास संबंधित कार्य होता था। वहां पर ना पैसे का कोई प्रावधान होता था, ना किसी अन्य प्रकार की शक्ति होती थी। तो जब पैसा होगा ही नहीं तो विकास की संभावना ही नहीं बनती। तो अंततः यहाँ पर भी क्या होगा, द्वैत शासन के समय क्या है, कोई विकास होगा नहीं। फिर 1924 में केंद्रीय विधायिका के द्वारा एक कैंटोनमेंट एक्ट लागू किया गया। किसके द्वारा? 1924 केंद्रीय विधायिका, क्योंकि अब प्रांतीय विधायिका की बात होने लगी थी। अब ये जो कैंटोनमेंट एक्ट लाया गया, इसके द्वारा भी क्या था, एक एक्चुअल में देख रहे हैं ना, कैंटोनमेंट एक्ट है। कैंटो का मतलब क्या होता है, कैंटोनमेंट मतलब क्या होता है, छावनी। तो मुख्य रूप से अपनी सेना के गठन के लिए क्या था, आज भी जो आप देखते हैं कोई क्षेत्र कहते हैं ना कैंटोनमेंट एरिया है। मैं यहाँ बनारस में जाएंगे तो कैंट सुनते हैं ना, तो कैंट देखते हैं उसके पीछे क्या है, पूरा मिलिट्री कैंप है। जहां कहीं भी आप सुनते हैं ये कैंट है या कैंटोनमेंट एरिया है, वो मिलिट्री कैंप होता है। इसका मतलब वहां पर क्या होता है, वो जवान लोग रहते हैं। ठीक है, उनका पूरा क्षेत्र होता है। तो उनके क्षेत्र की वजह से उसके विकास संबंधित प्रावधान की आवश्यकता है। अच्छी सड़कें होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि उनको सुविधा हो सके। तो उसके लिए किसी न किसी स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। तो मुख्य रूप से उसी के तहत ये विकास का कार्य जो है लाने का प्रयास किया गया था। और ये देखिए 1924 में जिस प्रकार के यहाँ पे कानून बने थे, जो भी वहां पर मूल विषय रहा हो, इसको 2006 में जाकर परिवर्तित किया गया है। तो लंबे समय से हम लोग देखते हैं बहुत से ऐसे कानून थे जो ब्रिटिशर्स काल में 1800 कुछ में बन गए, 1700 कुछ में बन गए, और उसको फिर आजादी के बाद क्या है 2000 के कुछ के बाद फिर उसको संशोधित किया जा रहा है। मतलब 200 साल को हम लोग उसी कानून पे चल दे रहे थे। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ, जो ब्रिटिशर्स होते थे उनके पास जो डंडा रखने का अधिकार होता था, डंडे से किसी को मारने का अधिकार होता था, 1800 कुछ का कानून है। अभी 2017-18 में बदला गया है उसको, क्योंकि वहां पर क्या था, भाई जो पुलिस प्रशासन होती थी उसके पास शक्ति दिया जाता था ना कि आप जनता को नियंत्रित करिए, तो उनको डंडे के साथ मारने का भी अधिकार दिया जाता था, क्योंकि वो तो शक्ति के बल पर व्यवस्थाएं लेके आते थे। ठीक है, और जानते हैं लोकतंत्र में आधुनिक मूल्यों में क्या होता है, इस प्रकार से किसी भी प्रकार के पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारियों को किसी भी नागरिक के ऊपर जोर जबरदस्ती करने का, डांटने का, गाली देने का, मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसीलिए अब देखते हैं अब भी पुलिस वाले बड़े थोड़े सभ्य हो गए हैं। पहले लोग लसते थे, तुरंत 2 गाली देते, 2 थप्पड़ मार देते थे, कुछ नहीं होता था। अब जैसे ही होता देखिए वो तुरंत बहुत सभ्य से बात करते हैं। क्यों? इतना कैमरा लग जाता है ना, 17 रोड पे कहीं कुछ बात करेंगे, 17 कैमरा, और आप किसी भी नागरिक के साथ तू तपाक करके बात नहीं कर सकते हैं। आपके साथ थोड़ी समस्या रहेगी, आपकी नौकरी चली जाएगी। तो अब यहाँ पर ये सब समस्याएं हो गई हैं। बहुत से बार आप जगह पिक्चर वगैरह देखेंगे, हॉलीवुड की पिक्चर देखेंगे, वहां पर क्या होता था, जो पुलिस वुलिस होती है ना, जब तक आप किसी को बहुत ज्यादा मतलब
आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं पा रहे हैं, तब तक उनके साथ सख्ती का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे जब किसी को पकड़ने भी जाते हैं, किसी के घर पे भी जाते हैं, तो पहले उनको अपना कार्ड दिखाना पड़ता है, हम फलाने फलाने जगह से आए हैं, फला आदेश मिलना है, क्यों मिलना है, कुछ काम था, नहीं है, अच्छा कोई बात नहीं, चले जाते हैं। यहाँ वाले घेरा डाल के बैठ जाएंगे, मिलेंगे कैसे नहीं। तो कुल मिलाकर के जितना ज्यादा आपकी स्वतंत्रता का अधिकार बढ़ता है, उतना ज्यादा ही क्या होता है, जो प्रशासनिक स्तर पर आपकी जो शक्तियां होती है उसको क्या किया जाता है, कम किया जाता है, ताकि वो अपना काम करें लेकिन लोगों के जीवन में हस्तक्षेप कम करें। ठीक है। अब 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई। इसका मतलब क्या था, 1919 प्रांतों में द्वैध शासन। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, 1935 भारत शासन अधिनियम, प्रांतों से द्वैध शासन हटा लिए, केंद्र में द्वैध शासन लगा दिए। तो जब प्रांतों से द्वैध शासन हटा लिए तो जो निर्वाचित प्रतिनिधित्व हैं उनके अधीन समस्त शक्तियां आ जाएंगी। पहले आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दो रूपों में शक्तियां बटी होती थी, अब तो आरक्षित जैसा मुद्दा ही नहीं रहा, क्योंकि स्वायत्त शासन हो गया ना। जो प्रतिनिधित्व चुन के लाया जा रहा है वही क्या करेगा, पूरे शासन प्रशासन और कार्यों को देखेगा। ठीक है। द्वैध शासन कहां पहुंच गया, अब संघीय व्यवस्था में पहुंच गया। लेकिन फिर आप जानते हैं स्थिति वही बनी, 37 में चुनाव हुआ, 38 तक जाते जाते फिर क्या हुआ, कांग्रेस को 8 जगहों पर लगभग सरकार बनाने का मौका मिल गया। 39 में फिर विश्व युद्ध की बात शुरू हो गई और फिर वहां पर क्या हुआ, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, तो फिर से कोई स्थानीय सुशासन के बल तो मिल नहीं पाया। ठीक है। 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, जिसके अंतर्गत स्थानीय सुशासन को प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया। ठीक है। स्थानीय सुशासन को प्रांतीय विषय, अर्थात स्थानीय सुशासन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं अब वो क्या हो गए, जैसे आप पढ़ते हैं ना राज्य सूची का विषय, अब यहाँ पे क्या हो गया, राज्य सूची का विषय हो गया ना। राज्य अपने अनुसार उस पर कानून बनाए, अपने अनुसार उसके प्रशासन को नियंत्रित करे। ठीक है। लेकिन अंततः फिर बेकार ही हो गया। अब इस बीच देखिए लंबी चौड़ी कई समितियां बनी है, रफली मैं पढ़ दे रहा हूं आपको, दिखा के थोड़ा समझा दे रहा हूं, बहुत ज्यादा इस पर तनाव मत लीजिएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर 1949-51, क्योंकि अब ये क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात की आप कहानी देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन के संबंध में गठित विभिन्न समितियां व आयोग समय समय पर बनती रही कि कैसे हम बेहतर प्रशासन स्थापित कर सकते हैं। बताया था ना कि जो देखिए 1952 में आप देख रहे थे एक आया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, फिर आप देख रहे हैं 1953 में आ रहा है राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। ये सारे किस लिए थे, ये ग्रामीण स्तर पर विकास से संबंधित थे। नगरीय स्तर पर विकास संबंधित समय समय पर कई समितियां बनती रही। तो इसमें देखिए 1949-51 स्थानीय वित्तीय जांच समिति बनी, अध्यक्ष कौन थे, पीके बताल थे। 53-54 में करारोपण जांच समिति बनी, जान मथाई के नेतृत्व में। 1963 से 65 नगर पालिका कर्मचारी प्रशिक्षण समिति बनी, नूरुद्दीन अहमद इसके अध्यक्ष थे। उन्नीस सौ 63 से 66 ग्रामीण नगरीय संबंध समिति एपी जैन। 1966 स्थानीय नगर निकायों के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन हेतु मंत्रियों की समिति और रफीक जकारिया के नेतृत्व में बने अध्यक्ष थे। 1965 से 68 नगर पालिका कर्मचारियों की कार्यदशा पर समिति। 1974 नगर प्रशासन पर बजटीय सुधार समिति गिरजापति मुखर्जी। 1982 स्थानीय नगर निकाय नगर निगम के संगठन सहाय। स्थानीय नगर निकाय नगर निगम के गठन शक्तियों व कानून पर गठित अध्ययन दल है केएन सहाय। 1985-88 नगरीकरण का राष्ट्रीय आयोग सीएन कालिया। ठीक, ये सब कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा इसको लेकर परेशान मत होइएगा। मुख्य विषय आपका शुरू हो रहा है यहां से। ठीक है, अब देखिए जिस तरह से वहां पर आपने देखा था कि हम लोग बात कर रहे थे 73वां और 74वां संविधान संशोधन हो रहा था, तो 73वां ग्राम पंचायत संबंधित था, 74वां नगर पंचायत से संबंधित था। ठीक है,
अब यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं सेम वही चीज, एक साथ ही दोनों प्रस्तुत हो रहा है, एक साथ ही दोनों पास हो रहा है, लागू होने के डेट में थोड़ा अंतर आ गया। जैसे यहाँ पर क्या है, 22 दिसंबर 1992 लोकसभा से पास हो रहा है, 73वां भी वहीं से पास हुआ था, उसी डेट को पास हो रहा था। 23 दिसंबर 1992 राज्यसभा से पास हो रहा है, ठीक है। अब 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति का अनुमोदन, अर्थात राष्ट्रपति ने उस पर क्या किया, हस्ताक्षर करके उसको पास कर दिया। बस अंतर क्या है, जब ग्राम पंचायत आप देख रहे थे वो कब से लागू हुआ था, 20 अप्रैल को हस्ताक्षर करके पास कर दिए, यानी एक प्रकार का कानून बना दिए। और वहीं 24 अप्रैल को क्या हो रहा है, उसको लागू कर दिया गया, ठीक है। अभी देखिए आज ही सुबह एक नया कानून बना है, देखिए उस कानून पे कार्रवाई कितनी हो पाती है, 2-4-6 लोग अंदर जाए तब तो समझ में आता है भाई कुछ कार्रवाई हुई। नहीं ऑन पेपर कोई काम होने का क्या मतलब होता है, आने कितने कितने कानून बन के रखे हैं, है ना। मतलब इतने बड़े पैमाने पे ये सब चीजें हो रही हैं कि कम से कम इसमें 10 से 15 लोग ऐसा मिले जिनको पकड़ करके उनकी ऐसी सजा दी जाए ना कि उसके बाद और लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी रूह कांप जाए, और ऐसी रूह कांपे कि कम से कम मतलब उनकी 2-4-5 पीढ़ी आगे तक जो है वो ऐसा करने के बारे में सोचिए ना। और इनकेस अगर खाली लिपापोती हो जाए, कानून बन करके एक आश्वासन दे दिया जाए कि हाँ चलो कानून बड़ा सख्त बन गया है, कोई पकड़ भी ना आए, या जैसे यहाँ 10 साल की सजा है, 1 करोड़ रुपए का क्या है जुर्माना है, कोई 1 करोड़ रुपए दे करके छूट जाए तो भी कोई मतलब नहीं है। इतना पैसा लोग रखे, पैसे का क्या मतलब, मतलब कितना पैसा लोग रखे होंगे हम लोग उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो 1 करोड़ रुपया क्या है, वो तो सामान्य आदमी को लगता है ना इसे खून पसीने मेहनत से या किसी तरह से ईमानदारी से कमाया हो। तो ये क्या है, अब कानून तो बन गया लेकिन ये कब से लागू है, 1 जून 1993 से। तो बस 2 अंतर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल का दिन महत्वपूर्ण है। क्या है वो, क्या है, पंचायत राज दिवस है, ठीक है। और 1 जून से नगर पंचायत लागू हो रहा है, ठीक है। बहुत सी बार नगर पंचायत के लिए पूछ लेता है कि कब से लागू हुआ और लोग फंस जाते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो 24 अप्रैल लोग ज्यादा रटे होते हैं और उनको लगता है कि जो पंचायत व्यवस्था है वो सभी क्या है एक साथ ही मान लेते हैं उसको, तो वो वहां पर फंस जाते हैं। तो 1 जून पे भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर प्रावधान देखें, उस दिन बताया था कि जो नगर पंचायत से संबंधित प्रावधान है वो कहां पर रखे गए हैं, भाग 9A में। ग्राम पंचायत वाला कहां पर था, 9 में था। यहां पर अनुसूची कौन सी है, 12। ग्राम पंचायत वाली अनुसूची कौन सी थी, 11। यहां पर आर्टिकल की बात करेंगे तो कितना है, अब ये 243 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वहां 243 ओ तक का प्रावधान था, यहाँ 243 से 243 तक। और यहाँ पर विषय कितने हैं, तो विषय है 18। ये विषय मतलब अनुच्छेद नहीं है, विषय मतलब जहां पर नगर प्रशासन के कार्य के दायरे होंगे, कार्य का क्षेत्र होगा उनका। वहां पर कितने विषय थे, 29 विषय थे, ठीक है। आइए अब एक एक करके यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आर्टिकल महत्वपूर्ण है। और मतलब पूरे पंचायती राज व्यवस्था में अगर आपको मतलब मोटे स्तर पे कुछ याद रखना है तो क्या क्या रखेंगे, सबसे पहले चारों समिति का नाम याद रखिएगा, उसका सन याद रखिएगा, हो सके तो उसके जो बिंदु थे उसको ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, भाग 9, 9A, अनुसूची 11, अनुसूची 12। और इसके अलावा फिर आपको क्या याद करना है, जो आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं अगर सारे आर्टिकल याद हो पाते तो अच्छी बात, नहीं तो ग्राम पंचायत में कम से कम 5 से 6 महत्वपूर्ण आर्टिकल और नगर पंचायत में भी इसी तरह से महत्वपूर्ण 5-6 आर्टिकल, उसको आप ध्यान रख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर 243P। अब देखिए जैसे थोड़ा तुलनात्मक रूप से देखते चलिए तो आपको चीजें हो सकता है और बेहतर समझ में आए। वहां पर जैसे आपने बात किया था तो आपने देखा था कि जब हम लोग 243 की बात कर रहे थे, यानी पहला आर्टिकल, तो आपने देखा था ना ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर की परिभाषा थी। अब यहाँ पर उसी को आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका शब्द दिया गया है तो यहाँ पर क्या है, इससे संबंधित जो भी शब्दावली है उसकी क्या हो जा रही है, परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर आपने वहां पर देखा था जब हम लोग 243A की बात कर रहे थे तो गठन का प्रावधान था, उसी तरह से यहाँ पे क्या P के बाद क्या हो जा रहा है 243Q। अब यहाँ पे क्या है, नगर पालिका का गठन,
तो वहां पर आपने देखा था किस तरह से जो है वो ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और प्लस जिला स्तर पर प्रावधान किया गया था। 10 से 20 वार्ड, 10 से 25 वार्ड, 10 से 35 वार्ड, और जनसंख्या को आधार बनाया गया था। 1000 तक था, 5000 तक था, फिर 20,000, 50,000 तक था ना। तो 1000 तक था, फिर 5000 तक था, फिर 50,000। वैसे यहां पर भी बनेगा। तो ये तीन यहां पर क्या हो रहे हैं आपके, सबसे पहले तो नाम याद रखिए। यहां पर क्या है, एक जो सबसे बड़ा हो गया उसके लिए कह दिए बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, यानी सबसे बड़ा। उसके बाद लघुत्तर नगरीय क्षेत्र, छोटा नगर। इसके बाद क्या है, संक्रमणीय क्षेत्र। संक्रमणीय क्षेत्र का तात्पर्य क्या है, जो गांव और शहर के बीच का क्षेत्र हो, जहां पर कुछ कुछ लक्षण जो हैं वो शहर के विकसित होना शुरू हो गए, लेकिन अभी भी जो है मुख्य स्तर पे वो गांव ही है। तो धीरे धीरे उसका शहरीकरण का प्रावधान आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे गांव के पास कोई बाजार है, सड़क निकल गई है, व्यापार केंद्र विकसित हो गया है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका जो दायरा होता है उसको ग्राम प्रशासन से शहर प्रशासन की तरफ शिफ्ट किया जाता है मान्यता के अनुसार, ठीक है। और वही क्या होता है, वो आपका जाएगा संक्रमणीय क्षेत्र। अब इसका देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो बृहत्तर, लघुत्तर और संक्रमणीय क्षेत्र आप समझ जाएंगे। ये नाम इसका अगर क्रम में बात करें तो सबसे बड़ा क्या होता है, नगर निगम होता है। आप अक्सर शब्द सुनते हैं नगर निगम है, नगर पालिका है, या इस तरह से आप सुनते हैं नगर पंचायत है। आप गांव के लोगों के बारे में सुनेंगे तो अक्सर सुनते हैं, लोग कहते हैं ना, अरे हमारा क्षेत्र नगर पंचायत में आता है, नगर पंचायत में आता है। इसका मतलब क्या हो गया, अब उनके यहाँ क्या होगा, पानी की व्यवस्था सरकार की तरफ से आएगी, मतलब समझते हैं ना, जो वाटर सप्लाई होता है। बिजली अब तो लगभग सभी जगहों पे ठीक आ रही है, लेकिन फिर भी पहले की स्थिति देखें तो गांव में अगर दिन रात वाली चल रही तो ये नगर पंचायत हो गया, तो यहाँ पर कुछ शहर के तरीके की बिजली आएगी, ठीक है। इस तरह से रोड, अब रोड के निर्माण का काम क्या है, प्रधान के अधीन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये एक बड़ी इकाई के तहत चला गया है, तो रोड अच्छी मिलने की आपकी संभावना बनती है। इस तरह से क्या है, आपकी व्यवस्थाएं सरकार की जिम्मेदारी के तहत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसका नुकसान भी होता है। नुकसान क्या होता है, जाहिर सी बात है, विकास होगा, कोई भी पैसा निवेश किया जाएगा आपके पास तो आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ही आप नगर पंचायत में आएंगे या नगर पालिका में आएंगे या नगर परिषद में आएंगे, नगर पालिका परिषद में आएंगे, नगर निगम में आएंगे, क्या करना पड़ेगा, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, ये सब चीजें आपको देना पड़ता है, ठीक है। अब आप कहेंगे देना तो गांव भी पड़ता है, तो गांव में ये सब चीजें नहीं देना पड़ता है। गांव में आपके जमीन का टैक्स पड़ता जरूर है, लेकिन बड़ा मामूली पड़ता है, ठीक है, बहुत मामूली पड़ता है। बिजली का आप देखते हैं वहां पर क्या होता है, जो मतलब रेट होता है, आपने सुना होगा ये, मतलब जैसे गांव का कनेक्शन है तो वहां पर बिजली का जो दर होता है वो क्या होता है, पर यूनिट कम होता है। उसके अलावा बहुत से लोग तो जमा ही नहीं करते, कितने समय तक देखा था मीटर ही नहीं लगा था, मीटर ही नहीं लगा था तो झूम के चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होता था। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आपके पास सुविधाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे क्या होगा, कर का प्रावधान आपके लिए बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। कि व्यवस्थाएं इसलिए तो किया जा रहा है, व्यवस्था देंगे तो माना जाता है जो व्यवस्था दे रहे हैं उस व्यवस्था के संचालन के लिए पैसा कहां से आएगा, तो आप लोगों से ही चंदा वसूल दिया जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक होता है ना, जब हाई फाई सोसाइटी में जब आप कहीं रहेंगे, जहां पर आप देखते हैं कि पूरा एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक कॉलोनी डेवलप किया गया है, बड़ा सा गेट लगा हुआ है, गेट कीपर है, अंदर पूरा अपार्टमेंट है और ये सोसाइटी एक बन गई है। तो सोसाइटी का एक अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष क्या करता है, या जो सोसाइटी जब आपको फ्लैट वगैरह देगा तो वो क्या करता है, वो सालाना आपसे जो है पैसे लेते हैं। क्या पैसे लेते हैं, मेंटेनेंस चार्ज के पैसे लेते हैं। छोटा मोटा नहीं होता है, जैसे जैसे आप जिस हाई क्लास की सोसाइटी में जाएंगे उस हिसाब से होता है। मतलब साल भर का 25,000, 30,000, 40,000, और बड़ी सोसाइटी में आ रहे हैं 1 लाख तक का भी आपका क्या होता है, मेंटेनेंस चार्ज हो सकता है। क्यों, जैसे पूरे सोसाइटी के अंदर सड़क खराब हो गई, कौन बनवाने आएगा, सरकार थोड़ी वहां बनवाने आएगी। गार्डन बना हुआ है, गार्डन में साफ सफाई करना है या किसी खराबी हो गई, कौन आएगा, गेट कीपर रखा गया है, कौन लाएगा। मतलब इस तरह से क्या होता है, उसके लिए प्रत्येक फ्लैट में रहने वाले लोग क्या करते हैं, अपने अपने स्तर से एक तरह से सहयोग राशि देते हैं, क्योंकि सुविधा किसे मिल रहा है, सुविधा किसे मिल रहा है, भाई उन्हीं लोग को मिल रहा है ना जो लोग वहां पर रह रहे हैं। अगर गेट कीपर वहां पे खड़ा है तो सुरक्षा आपके लिए ध्यान दे रहा है,
पार्क वगैरह अगर अच्छी तरह से मेंटेन है तो बच्चे आके खेल रहे हैं, रोड अच्छी है तो धूल गंदगी आप क्या नहीं हो रहा है, पानी आप क्या नहीं रुक रहा है, आने जाने में आपको सुविधा मिल रही है। तो जो लोग सक्षम होते हैं वो इस तरह से भी दे देते हैं, और सरकार क्या करती है, वो टैक्स रुपए ले देते, चंदा ही समझ लीजिए उसके विकास के लिए। ठीक है, अब देखिए, तो नगर निगम 1 लाख से अधिक की आबादी जहां पर होता है वो क्षेत्र नगर निगम के रूप में माना जाता है। नगर पालिका परिषद 20,000 से 1 लाख, और नगर पंचायत 5,000 से 20,000। ठीक है, इसका मतलब अगर हम कहें तो सबसे पहला क्या हो गया आपका, नगर पंचायत हो गया 5,000 से 20,000 तक की जनसंख्या पर, इसको हटा दें, लगेगा रुपए पर ना, पॉपुलेशन पर। ये आपका क्या हो जा रहा है, नगर पंचायत हो जा रहा है। इसके बाद क्या होगा, नगर पालिका परिषद है, कितनी पर है, 20,000 से 1 लाख पर। और उसके बाद क्या होता है, नगर निगम होता है। ठीक है, कितने पर होता है, 1 लाख। और आपने जैसे सुना होगा ना, कहते हैं ना मेरा क्षेत्र महानगर पालिका में हो गया 10 लाख से ऊपर। ठीक है, तो 10 लाख से ऊपर, लेकिन चूंकि स्थानीय सुशासन की बात कर रहे हैं ना, ये जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं आपको प्रत्येक जिला में देखने को मिलेगा। लेकिन महानगर पालिका वगैरह जो होता है वो हर जिले में नहीं ना होता, वो बड़े बड़े जिले के लिए होता है, जहां पर उनका नगर ही इतना बड़ा है कि जहां पर नगर की आबादी अगर देखेंगे तो 10 लाख से ऊपर हो जाती है। मतलब टाउन एरिया, जैसे टाउन एरिया आपका बहुत ज्यादा होगा तो मान लेते हैं अब यही, ये तो अब इतना सा डेवलप हो गया ना, जब नियम बना रहा होगा तब तो ये सब भी कुछ नहीं रहा होगा। नहीं तो अभी 10 साल पहले देखते तो आपको समझ में आता है ये सब क्या था, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब आप यहाँ से निकल के जाएंगे ना तो भुतैया तालवा तक कोई दुकान नहीं होती थी, ठेला वाला बिचाट लगाओ तो अलग बात है। मतलब यहाँ से महाराजगंज आपको एक जैसा लगेगा, खाली बाईपास निकला हुआ और चले जाइए। अब आप देखते हैं तमाम कॉम्प्लेक्स बन गए, मार्केट खुल गई, सघनता ये हो गई कि भुतैया ताल के आगे तक निकले लगता है शहर ही है। लेकिन आप जानते हैं ऑन पेपर किसी चीज का रिकॉर्ड हर साल थोड़ी ना अपडेट किया जाता है, ना घोषित किया गया होगा तो एक दायरा बना लिया गया होगा। तो लंका उंका से लेकर के वो होगा तो मिश्र बाजार या थोड़ा और अंदर तक, वहां तक क्या करके उतना बड़ा क्षेत्र आपका हो गया, तो वो आपका किसमें चला जाएगा, वो आपका चलाएगा नगर निगम में। उसके बाद फिर उसके बाहर के जो क्षेत्र होंगे जो थोड़े कम विकसित होंगे वो किसमें चला जाएगा, आपका नगर पालिका में। जैसे ये सब क्षेत्र मुझे लगता है नगर पालिका में होगा। ठीक है, और इससे भी थोड़ा बाहर जाएंगे, जो गांव के साथ सटे हुए छोटे छोटे विकसित क्षेत्र होंगे वो क्या में चले जाएंगे, नगर पंचायत में चले जाएंगे। ठीक है, इन क्षेत्रों का मापदंड राज्यपाल जनसंख्या, जनघनत्व, गैर कृषि कार्यरत पुरुषों की संख्या, राजस्व आदि के आधार पर करते हैं। इसका मतलब इसे नगर निगम कह रहे हैं, नगर पालिका या नगर परिषद कह रहे हैं। अगर आप जनसंख्या ही काउंट करना शुरू करेंगे तो कहीं भी उठा लीजिए, आप इधर से उठा करके थोड़ा लंबा क्षेत्र बना लीजिए। अगर हमको 1 लाख जनसंख्या ही पकड़ना, पहुंच गए महाराजगंज तक, अब इसी को कर लीजिए। तो लेकिन इसके आधार कुछ और भी मापदंडों पर तैयार किए जाते हैं। इसका पैमाना क्या है, तो अब इसमें पहली बात तो राज्यपाल घोषित करते हैं। किस किस आधार पे, सबसे महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पर क्या है, गैर कृषि कार्यरत पुरुषों की संख्या। इसका मतलब क्या है, अगर नगर क्षेत्र में आ रहे हैं तो कृषि का कार्य वहां पर ज्यादा नहीं होना चाहिए, वहां पर कैसा कार्य होना चाहिए, व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, दूसरे स्तर पे जनघनत्व या जनसंख्या। तो जनघनत्व का तात्पर्य क्या है और जनसंख्या का तात्पर्य क्या है। जनघनत्व किसे कहते हैं, जनघनत्व किसे कहेंगे, ऐसा तो नहीं है कि कम क्षेत्र में अधिक लोग रहे तभी हम जनघनत्व कहें, वो अधिक घनत्व वाला क्षेत्र हो जाएगा, अधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र हो जाएगा। हाँ, क्या कह रही हैं, कुछ तो कहीं किसी क्षेत्र में कह के फिर आप चुप हो गई। इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या ही जनघनत्व का निर्धारण करता है। इकाई क्षेत्रफल में इस क्लासरूम और उस क्लासरूम दोनों की क्या है, क्षेत्रफल समान है, जनघनत्व इसमें ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, उसमें ज्यादा है। तो जनघनत्व तो यहां पर भी है, जनघनत्व वहां पर भी है। ये नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है। ठीक है, राजस्व आदि के आधार पर, राजस्व मतलब कितना वहां से वसूली हो रहा है, आय के भी आधार पर उसको निर्धारित किया जाता है।
औद्योगिक नगरी में इस प्रकार की संस्थाओं का गठन नहीं किया जाता है। किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरीय क्षेत्र राज्यपाल घोषित करते हैं। इसका मतलब अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जा रहा है तो वहां पर नगर पालिका, नगर पंचायत या मतलब नगर निगम जैसी इस प्रकार की संस्थाओं का गठन नहीं होता है। ठीक है, तो दो आर्टिकल पे भी चर्चा हुई। पहला आर्टिकल कौन सा था? पहला आर्टिकल 243P क्या कह रहा है उसमें? नगर पालिका से संबंधित शब्दों की तरह से परिभाषा या शब्दावली को स्पष्ट किया जा रहा है। फिर P के बाद Q, गठन का प्रावधान, जहां पर नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, नगर निगम है। ठीक है, अब देखिए वहां पर भी आपने देखा था ए के बाद बी में क्या था? गठन के बाद संरचना थी। यहां पर भी क्या है? संरचना है। 243 आर नगर पालिका की संरचना। ठीक है, सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्र जिसे वार्ड कहते हैं से एक व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। हर एक वार्ड का क्या होता है? एक पार्षद होता है। ठीक है, मनोनीत सदस्य, नगर पालिका प्रशासन में ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्ति, लोकसभा व विधानसभा के वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र में अंशतः या पूर्णतः उस क्षेत्र में आता हो। मतलब लोकसभा या विधानसभा यानी सांसद या विधायक, वे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र अंशतः या पूर्णतः उस क्षेत्र में आता हो। यदि वो वहीं के स्थानीय सांसद या विधायक हैं और उनका जो घर है वो थोड़ा सा या पूरी तरह से इस प्रकार की संरचनाओं में आता हो, मनोनीत करके। ठीक है, निर्वाचित मनोनीत होते हैं। राज्यसभा व विधान परिषद के वे सदस्य जिनका नाम उस क्षेत्र के वोटिंग लिस्ट में दर्ज हो। ठीक, मतलब इतने तरह के लोगों को मनोनीत किया जाता है। सभी ऐसा नहीं कि आई जाएं, लेकिन जिसको चाहे मनोनीत करने के लिए तो उसके लिए कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि आपने क्या पढ़ा? देखिए, आप स्थानीय स्वशासन को पढ़ रहे हैं ना। पहले दिन ही मैंने स्थानीय स्वशासन की परिभाषा बताया था। क्या बताया था? बताया था स्थानीय स्वशासन क्या होता है? स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय सारे प्रावधान थे। तो आप जब यहाँ पर नगर पालिका के रूप में, नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी को मनोनीत कर रहे हैं तो पहला तो अधिकार ये बनता है कि उस क्षेत्र का होना चाहिए ना, स्थानीय होगा तभी स्थानीय स्वशासन के साथ आकर के उसको वहां की सदस्यता दी जा सकती है। ठीक है, वार्ड समिति के अतिरिक्त विधानमंडल द्वारा गठित अन्य समिति के अध्यक्ष, तो कई प्रकार की समितियां बनती विधानमंडल द्वारा, तो सभी के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं। अब इसका देखिए अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष का चुनाव संबंधित राज्य विधानमंडल द्वारा विधि कानून के अनुसार किया जाता है। इसका मतलब जैसे मान लिया मैंने कि ये क्या है? ये आपका एक नगर पालिका क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब इस नगर पालिका क्षेत्र में क्या होगा? कई वार्ड होंगे, कई छोटे छोटे वार्ड होंगे। ठीक है, अब प्रत्येक वार्ड से जो जीत करके आ रहा है ये क्या हो जाएगा? ये पार्षद हो जाएगा। यानी जितने वार्ड उतने पार्षद यहां पर चुन करके आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये पार्षद हो गए, तो ये कौन से सदस्य हो गए? ये निर्वाचित सदस्य हो गए, निर्वाचित सदस्य हो गए। आगे क्या होगा? कुछ सदस्य जो हैं वो मनोनीत करके आएंगे, मनोनीत करके आएंगे। अब ये जो सदस्य मनोनीत करके लाए जा रहे हैं इनकी संख्या कितनी होगी? ये प्रत्येक प्रांत का विधानमंडल निर्धारित करता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कुछ सदस्य यहाँ पे क्या किए गए? मनोनीत कर दिए गए। इसका मतलब क्या है? निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की संख्या हो गई। अब ये क्या करेंगे? ये अपने अध्यक्ष को चुनेंगे। जिस तरह से जो सांसद होते हैं वो अपने प्रमुख को चुनते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, विधायक होते हैं अपने प्रमुख को चुनते हैं मुख्यमंत्री के रूप में,
आपने देखा गांव में ग्राम सभा होती है, अपने प्रमुख को चुनती है किसके रूप में? मुखिया के रूप में। वैसे यहां पर भी अब ये वो सदस्य हो गए जो अपने प्रमुख को चुनेंगे किस रूप में? अध्यक्ष के रूप में। अक्सर आपने सुना होगा कि जो पार्षद बनते हैं तो लोग कहते हैं पार्षद बनने का फायदा क्या है? छोटा सा क्षेत्र, उसमें छोटा मोटा काम करना होता है, ज्यादा पैसा ही सब नहीं आता। उससे ज्यादा पैसा किसके पास आता है? उससे ज्यादा पैसा आता है ग्राम प्रधान के पास। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र का वो प्रमुख व्यक्ति है जो सरकार से डायरेक्ट डील कर रहा है। जैसे पहले क्या होता था, पहले प्रत्येक जो प्रधान होते थे उनके पास क्या होता था? 5 करोड़ रुपए आते थे, यानी हर साल 1 करोड़ रुपए आता था। अब वो काम कराएं चाहे ना कराएं, वो उनके पास पैसा जाता था। इसीलिए पहले क्या होता था, काम वाम बिल्कुल नहीं होता था। क्योंकि आपने सुना होगा विधायक निधि होता था, सांसद निधि होता था, उसी प्रकार से क्या होता? ग्राम प्रधान निधि होता था। मतलब सरकार आपको हर साल पैसा देती थी, आप चाहे काम कराओ चाहे ना कराओ। अब नियम बदल गया है, अब आपको सरकार पैसा नहीं देती है। अब सरकार कहती है आप काम बताओ, हम उसका बजट देंगे। आप काम बताओ, काम करके दिखाओ, और उसके बाद फिर क्या होगा? हम उसका पैसा आपको दे देंगे। तो इससे हो क्या रहा है कि लोग जो अगर मान लेते हैं करप्शन के तहत थोड़ा पैसा कमाना भी चाहे तो पहले उनको काम करना पड़ता है। गांव में सड़क बनवाओगे, सड़क का निरीक्षण होगा, सड़क पास होगा, तब पैसा मिलेगा। पहले क्या होता था? पैसा जाता था, सड़क बनवा लो, कोई देखने वाला ही नहीं था, पैसा तो पहले ही मिल गया है। तो अब आप बताइए कि जो कि गांव में क्या है, जो प्रधान है उसके पास तो डायरेक्ट सरकार के साथ उसकी लिंक चल रहे हैं ना। प्रधान ने काम करवाया, प्रधान को पैसा मिल गया। अब यहां पर बताइए प्रमुख कौन है? अध्यक्ष है कि नहीं है? यानी पूरे नगर में विकास संबंधित किसी भी काम को करना होगा तो पार्षद किसके पास जाएगा? पार्षद अध्यक्ष के पास जाएगा। लेकिन अंततः अध्यक्ष पैसा कहां से देगा या उसको पास करने का अधिकार कहां से देगा? डायरेक्ट डील तो किससे कर रहा है? डायरेक्ट डील तो सरकार से कर रहा है ना। यानी सारा पैसा कौन पा रहा है? अध्यक्ष पा रहा है। जितने भी विकास के कार्य होंगे बताइए, अध्यक्ष अगर मान लेते करप्शन भी करेगा, पैसा ज्यादा सरकार से लेगा, काम कम हुआ है, बजट ज्यादा दिखा दिया उसका, तो क्या लगता है कि कोई इतना ईमानदार है कि वो पार्षद को जाकर के उसका हिस्सा दे देगा? नहीं देगा। होगा क्या? बस इतना ही हो सकता है, जैसे एक प्रोजेक्ट मान लेते हैं किसी वार्ड में एक सड़क बनवाना था, ठीक है? सड़क वार्ड वगैरह में सड़क कैसी बनती है? गली कूचा होता है। नगरीय जो व्यवस्थाएं देखते हैं वहां पर पुरानी व्यवस्था में क्या होता है? पतले पतले रास्ते निकले हुए हैं, लेकिन पक्का सड़क बनाना होता है, किनारे से नाली बनवानी होती है, साफ सफाई बस यही सब देखना होता है। किसी का पानी फूट गया है तो पानी रोड पर बह के निकल रहा है, यही सब काम देखना होता है। तो मान लेते हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट के तहत कोई सड़क बनवा रहा है, उसको 20 लाख रुपए का बजट जो है उसको चाह रहा था, 20 लाख का बजट। और अब इसको किससे चाहिए? अध्यक्ष से चाहिए। तो आप बताइए कि अध्यक्ष के पास कितने पार्षद हैं? न जाने कितने पार्षद हैं। पहले तो 10 चक्कर उनके पास डेली जाइए, उनसे पास कराइए। जब वो पास कर देंगे तब क्या होगा? वो तो ऊपर से पैसा लेंगे। ये 20 लाख का काम था, तो ये क्या किए? इसको तो 20 लाख रुपए दिए। हो सकता है इसी काम के अपने क्या लिए हो, 35 या 40 लाख का बजट पास करवा दिए हो। अच्छा, ये भी होशियार होगा थोड़ा बहुत। तो कितना होशियार होगा? ये होशियार इतना होगा कि हो सकता है कि 18 लाख का काम हो तो उसको 20 लाख का बजट बताए। ध्यान समझिएगा। लेकिन है क्या? ये व्यक्ति लोकल है, इसको भी जानता है, कहां से काम करा रहा है उसको भी जानता है, हमेशा सर पे चढ़ा रहेगा ये तो वहां 20 लाख का काम हुआ है। ऐसे कितने मोरंग का रेट लेके आओ बताओ तुमको, सीमेंट का रेट लाए हो और कहां लाए हो? ई कौन रेट तुमको लगा दिया है? हमसे नहीं बता पा रहे थे। इतने टाली गिरा रहे हो, इतने टाली पड़ रहा है, क्योंकि वो तो व्यक्ति है ना, वो तो पैसा को निचोड़ करके एक ही पैसे का हिसाब लेगा। सरकार की व्यवस्थाओं में एक लंबा तंत्र होता है। बजट पास हो गया, जाओ बैठ के तुमसे सीमेंट और बालू का रेट थोड़ा पूछने जा रहा है। तो ये क्या करेगा? इसको इतना निचोड़ के देगा। ये 20 लाख मांगा है ना, तो इसको हो सकता है 17 निपटाने की कोशिश करें। फिर वो रोए जा रहे भैया कहाँ है, जेब से पैसा लग जा रहा है, चलो ठीक है हो जाएगा, फिर टहलाएगा। कुछ नहीं मिलता पार्षद को। तो पार्षद को मिलता क्या है? पार्षद को पैसा जानते कब मिलता है? जब अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष के कई कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं ना कि हम अध्यक्ष बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। तो कौन बनेगा?
जिसको ज्यादा पैसे में खरीदा जा सके। मतलब पार्षद और अध्यक्ष के बीच संबंध इतना होता है कि आप जितना पैसा दोगे हम आपको मदद वोट कर देंगे, तो वहां पर एक मोटी कमाई हो जाता, पैसा लोग दें, बस वही एक कमाई होती है, बाकी कुछ होता नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको अब जो तंत्र था उससे मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि हर जगह पर आप देख रहे हैं कुछ सदस्य हैं और उस सदस्य का क्या है, प्रमुख है। कुछ सदस्य और उसका प्रमुख है। जहां संघीय व्यवस्था हम देखते हैं तो प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री हैं। सदस्य कौन है, एमपी हैं। अब ये ऐसे तिनके बरदाना की तरह बिखरे हुए क्या होंगे, एमपी होंगे। फिर आप देख रहे हैं तो दूसरा क्या है, अब एक और क्या बात है, हाँ दूसरे पीला वाला में चल रहे थे, चेंज ही कर लिया जाए। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसका जो प्रमुख होगा ये कौन होगा, मान लेते हैं सीएम हो गए। तो इनके जो सदस्य हैं, इनके जो सदस्य हैं वो कौन हो जाएंगे, एमएलए हो जाएंगे। स्थानीय स्वशासन में आपने दो संरचना देखी, एक ग्राम की देखी और दूसरी नगर की देखी। अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं कि ये जो सदस्य हैं ये क्या हो गए, इसी को आपने कह दिया ग्राम सभा, और जो इसका प्रमुख हो गया वो कौन हो गया, मुखिया, जिसे आप क्या कहते हैं, ग्राम प्रधान। और यहां पे क्या है, यहां पर जो सदस्य हैं इनको आपने क्या कह दिया, इनको आपने कह दिया पार्षद। ये निर्वाचित भी हो सकते हैं और मनोनीत भी होते हैं। जैसे आप जानते हैं ना, कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं, कुछ मनोनीत होते हैं, लेकिन कहलाते तो एमपी ही हैं। कुछ निर्वाचित होंगे, कुछ मनोनीत होंगे, कहलाएंगे तो एमएलए ही। कुछ निर्वाचित होंगे, कुछ मनोनीत होंगे, कहलाएंगे तो पार्षद ही। अब इनका प्रमुख कौन हो जाएगा, इनका प्रमुख हो जाएगा नगर अध्यक्ष। सुने, चलिए एस में क्या है, अब एस में है वार्ड समिति का गठन। वार्ड समिति का गठन है, ठीक है। इसमें देखिए समिति का गठन किया जाता है। देखिए, जिस नगर पालिका की जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, वहां एक या एक से अधिक वार्डों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, वार्ड समिति बनाई जाती है। अब वार्ड समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं, वही उसकी क्या हो जाएगी, गठन हो जाएगा, ठीक है। वार्ड समिति के कार्य, शक्तियां, उत्तरदायित्व, सदस्य व अध्यक्ष के निर्वाचन राज्य विधानमंडल कानून बनाकर करेगा। मतलब इसी को जैसे आप देखते हैं ना, हम लोग जब बात करते हैं विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन को लेकर, तो वहां बताया था ना कि कुछ सदस्य जो होते हैं वो कैसे आते हैं, वो आते हैं स्थानीय निकायों द्वारा। जहां पर आपको मतलब नगर बोर्ड वगैरह के बारे में बताया था, वो सब क्या है, वो सब यही सब समितियां हैं जहां से सदस्य चुन करके आ रहे हैं। तो ये क्या, स्थानीय सुशासन के अंतर्गत उनके कार्य को बेहतर तरह से करने के लिए कुछ छोटी छोटी बॉडीज बनाई गई, कुछ छोटी छोटी कमेटी बनाई गई, स्थानीय समिति बनाई गई है, ठीक है। तो वही वार्ड समिति हो गई है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, 243S वार्ड समिति का गठन की बात है। अब 243T आरक्षण, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वहां आरक्षण किसमें था, डी में था, 243D, ठीक है। तो यहां पर आरक्षण को ध्यान रखिएगा। SC ST जनसंख्या के अनुपात में, ये तो हर जगह पर है। SC ST का आरक्षण 50% या उससे कम हो तो OBC को 25% आरक्षण। मतलब अगर किसी क्षेत्र में SC और ST का आरक्षण 50% या उससे ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा, यानी कोई ऐसा क्षेत्र अगर हुआ जहां पर SC और ST खुद बड़ी संख्या में हुए और उनके आरक्षण का ये हिस्सेदारी जो क्या 50% ज्यादा चला जा रहा है, तो OBC का आरक्षण कितना होगा, 50% या उससे कम होगा तो क्या है 25%, ज्यादा होगा उससे तो आरक्षण OBC के लिए नहीं, ठीक है। अभी देखिए कल की एक रिपोर्ट आई थी, पढ़ नहीं पाए पूरा सा, बिहार में आरक्षण को बढ़ा के 65% कर दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया है, रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया। आरक्षण संबंधित मुद्दा लेटेस्ट है, जैसे तमिलनाडु में आपने देखा था, तमिलनाडु में कितना 69% है,
लेकिन वहां पर 9वीं अनुसूची में उठा डाल दिए थे, और जिस समय डाले थे उस समय 9वीं अनुसूची के विषय का न्यायिक पुनर्विलोकन किया नहीं जा सकता था। और इसीलिए वहां पर भी हम लोग जो आरक्षण विषय पढ़े थे तो हमने बार बार चर्चा किया था, आरक्षण क्या है? आरक्षण वो जो है मतलब मौलिक अधिकार नहीं है, और मौलिक अधिकार नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन वहां पे क्या मैटर था, क्या तर्क था, किसका आरक्षण बढ़ाया गया था 65% करके, तो कई विषय उसमें होंगे। ठीक है, महिला आरक्षण 50% है। 243 अवधि प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष तक, वहां पर भी वही था। जब कार्यकाल की बात हम लोग कर रहे थे, वही अवधि का मतलब कार्यकाल है, वहां पर भी था प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक कार्यकाल की गिनती की जाएगी। यहां पर भी हो गया, प्रथम बैठक से 5 वर्ष के जो अवधि होगी उसी को कार्यकाल के रूप में गिना जाएगा। ठीक है, पहले विकसित होने पर 6 माह में चुनाव करवाना अनिवार्य है। फिर वही बात निकल गई जो वहां पर आपने देखा था कि अगर विकसित हो जाता है पूरे 5 साल के कार्यकाल से पहले तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना है। लेकिन यदि 6 माह से ज्यादा का कार्यकाल बचा है तब चुनाव जब करके नए नगर पंचायत का गठन होगा तो ऐसी स्थिति में उसका कार्यकाल जो होगा वो केवल बची हुई अवधि के लिए होगा। लेकिन अगर 6 माह से कम का समय बचा है तो फिर पूरे अगले कार्यकाल के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। ठीक है, वही प्रावधान जो वहां पर था वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। 243 सदस्यता के लिए निर्भरताएं, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं योग्यताएं। इक्कीस वर्ष की आयु से कम हो तो निर्भरताओं का मतलब क्या है? आप अयोग्य हो जाएंगे। अहर्तता होती है ना, ये निगेटिव वर्ड लिख दिया गया निहर्तता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? आप जो है अयोग्य हो जाएंगे। किस स्थिति में? यदि आयु 21 वर्ष से कम हुई, लाभ के पद पर हुए, दिवालिया घोषित हो गए, पागल हो गए। इसीलिए मैं आप कहता हूँ आसपास के लोगों को जबरदस्ती मत कहा करिए वो पागल है, वो पागल है ना, नहीं पता चला उसका आप लोग जिंदगी खराब कर दें। आप कहेंगे वो पागल है, 4 लोग और सुनेंगे वो भी कहेंगे वो पागल है, फिर वो कहेंगे वो पागल है, और ऐसे में फिर क्या होगा? कभी चुनाव लड़के जाएगा तो लोग कह देंगे तो पागल है, तो बेचारा अपना पद ही खो देगा। नगर पालिका में कोई कर बकाया हो, अगर चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले जितना हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है सब पहले जमा करिए तब जा करके चुनाव लड़िएगा। विद्युत विभाग में 6 माह से अधिक का बिल बकाया हो। ठीक है, तो मतलब 6 माह तक की छूट है, 6 माह तक विद्युत विभाग में आप चोरी कर सकते हैं तो पैसा रोक सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हुआ तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, $243 कार्यवाह शक्तियां राज्य विधानमंडल कानून बनाकर निर्धारित करती है। 243X करारोपण की शक्ति व निधि, ये भी क्या है? राज्य सरकार के कानून से ही निर्धारित होगा। ठीक है, तो राज्य विधानमंडल विभिन्न प्रकार के कानून बनाकर इनके आय के स्रोत का निर्धारण करती है। 243Y वित्त आयोग, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक आरक्षण था, दूसरा यहाँ पर क्या है? एक वित्त आयोग है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 243Y वित्त आयोग के बारे में पीछे वाले में बताया ही था किस प्रकार से वो कार्य करता है। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए इसका गठन होता है, और चूंकि राज्य वित्त आयोग है तो राज्यपाल इसका गठन करेंगे। ठीक, कार्य क्या होता है? वही स्थानीय निकायों को कर आरोपण की कितनी शक्ति देना चाहिए, या राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के मध्य जो कर है उसका आवंटन कैसे किया जाए, इस तरह की चीजें यहाँ पर विषय होंगी। क्रम बिल्कुल वैसे चल रहा है जैसे वहां पर क्रम था वैसे यहाँ पे चलेगा, बस आपकी नंबरिंग बदलती चली जा रही है। ठीक है, उसके बाद वहां पर भी क्या था? लेखा परीक्षक था, यहाँ पर भी क्या? लेखा परीक्षक है। ऑडिटिंग होगा, क्योंकि जब वित्त आयोग आ गया वहां पर भी वित्त आयोग के आने के बाद क्या हो रहा था? आपकी ऑडिटिंग की व्यवस्था हो रही थी। पैसा आया तो पैसे के जांच पड़ताल के लिए भी एक व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भी वित्त आयोग आया तो उसके बाद क्या हो रहा है? अब ऑडिटिंग हो रही है। 243ZA निर्वाचन का प्रावधान हो गया, यहाँ पर निर्वाचन आयोग का जिक्र है। इसका मतलब क्या है? कल भी होता था स्थानीय स्वशासन जहां पर होता है वहां पर निर्वाचन किसके द्वारा होता है?
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, बिल्कुल जैसे वहां पर आपने देखा था क्या हो रहा था, संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना राष्ट्रपति के आदेश से होगा, वहां पर भी वही पॉइंट था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, जेड-सी में क्या है, कुछ क्षेत्र में लागू नहीं होगा, कौन कौन सी, वही 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची के क्षेत्र आदि, जो वहां पर भी आपने देखा था। ठीक है, फिर जेड-डी जिला नियोजन समिति, ये थोड़ा सा आपको अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जिला नियोजन समिति क्या है, हर जिले में जिला नियोजन समिति का गठन किया जाएगा। पंचायत व नगर पालिका के द्वारा बनाई गई योजना का समायोजन करना और पूरे जिले के विकास के लिए योजना बनाना, मतलब पूरे जिले के विकास के लिए एक अलग से समिति बनेगी, जिसे क्या बनाएंगे, जिला नियोजन समिति बनाएंगे। ठीक है, इसका कार्य क्या होगा, तो जो पंचायत के सदस्य हैं वो अपनी योजना बनाकर दें और कुछ विशेषज्ञों का समूह होगा जो अपनी योजना का देखेगा और दोनों समावेशी द्वारा क्या करेंगे, फिर कैसे बेहतर प्लानिंग किया जा सकता है उसको यहाँ पर लागू कराएंगे। ठीक है, अब क्या है, 243 जेड-ई है महानगर योजना समिति। जनसंख्या क्या होगा, जहां पर 10 लाख से ज्यादा होगा ऐसे विशेष क्षेत्रों के लिए एक अलग से समिति बनेगी जिसे महानगर योजना समिति कहा जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा जेड-ई का। इसके अलावा 243 जेड-एफ क्या है, विद्यमान विधि तथा नगर परियोजनाओं का निरंतरता, वही चीज है क्योंकि बहुत सी जगहों पर क्या है, हो सकता है 1993 में जिसको अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है उससे पहले ही कहीं पर लागू हो गया हो, तो जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसको जैसे पीछे आपने देखा साल भर के लिए वो अपरिवर्तित रहेगा, उसी विधि उसी व्यवस्थाओं के साथ चलेगा, तो वही चीज है क्या, निरंतरता रहेगी 1 वर्ष तक के लिए। फिर उसके बाद 243 जेड-जी न्यायालय निर्वाचन संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सेम वहां से आपने देखा था। ठीक है, तो 1-2 पॉइंट आपका जैसे जिला नियोजन समिति बढ़ गया है, महानगर नियोजन समिति बढ़ गया है, बाकी सारे पॉइंट वैसे आपके चल रहे हैं। ठीक है, तुलनात्मक रूप से एक बार पढ़ लीजिएगा, अभी जितने थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा इसको। अब इसकी समस्याएं क्या हैं, तो विधि का सही विकेंद्रीकरण न होना, विधि यानी कानून। ठीक है, इसके अलावा अर्बन अर्बन और रूरल अर्बन राजनेता व सरकारी अधिकारियों के मध्य आपस में सही तालमेल न होना। ठीक है, चुनाव में पैसा, शक्ति व जाति फैक्टर का होना। ठीक, मतलब कहीं पर भी क्या होता है, जब इससे संबंधित चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, ज्यादा चलती हैं, काउंट करती हैं। ठीक है, तो चुनाव में पैसा, शक्ति व जाति का फैक्टर होना, पार्षद या अन्य प्रतिनिधियों को उच्च सहयोग की कमी। उच्च सहयोग की कमी मतलब क्या है, अब उनको अध्यक्ष या और अन्य पदाधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का विशेष सहयोग नहीं मिलता है। ठीक, क्योंकि देखिए कहीं पर भी जो विकास का कार्य हो सकता है ना, वो छोटी छोटी इकाइयों के माध्यम से हो सकता है। जैसे मान लेते हैं आपका घर है, 10 कमरे का मकान है, अब आप चाहते हो घर की सफाई करना है, आप बताइए कहाँ शुरू करेंगे, पहले एक कमरा साफ होगा कि नहीं होगा, एक एक कमरा करके ही तो व्यवस्थाएं बनती हैं। अब आप कहेंगे कि 10 कमरे में 10 लोग रह रहे हैं, तो 10 लोग अपने अपने कमरे की जिम्मेदारी ना लें, घर पूरा साफ हो जाएगा अपने आप। उसी तरह अगर एक पूरे नगर प्रशासन की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और कहीं पर मान लेते हैं 20 वार्ड है, 20 वार्ड का 20 पार्षद है, सभी पार्षद अपने अपने घर की व्यवस्थाओं को देख ले, इसके लिए ऊपर से क्या होना चाहिए, उसको अच्छे सहयोग और कुछ उसको अधिकार देना चाहिए कि आप जैसा चाहो वैसा करो, कार्य करो। लेकिन ये तो तब होता है ना जब कार्य करने और कराने की इच्छा शक्ति हो, सही जगह पर पैसा लगाने की इच्छा शक्ति हो, होगा ही नहीं तो चीजें अपने आप क्या होंगी, अब व्यवस्थित रहेंगी। पता था उसे कोई करने वाला भी है तो भी उसको भाव नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता, क्योंकि ऊपर सहयोग नहीं रहेगा। नगरीय समस्या क्या है, कूड़ा करकट का ढेर, ट्रैफिक, बिजली, पानी आदि। ठीक है, अधिक खपत होना, मतलब यहाँ पर कूड़ा करकट के ढेर का खपत नहीं है, मतलब कूड़ा करकट का ढेर और ट्रैफिक ये अपने आप में एक समस्या है। उसके अलावा बिजली, पानी आदि का अधिक खपत होना ये समस्या है। सीवर व जल निकासी की समस्या होना, साइबर की समस्या, झुग्गी झोपड़ियों का प्रबंधन। ठीक है, अभी जैसे अभी चले जाइए, देखिए मतलब यही जो सिंचाई विभाग चौराहा वाला है ना, जो कचहरी वाला रास्ता जाता है, जहाँ पर सब ढेर सारे जो फूड कॉर्नर वाले लगाए होते हैं, आप शाम को जाइए वहाँ 6-7 बजे बाद चले जाइए, 7 बजे के बाद चलने लायक अगर कोई भी एक रोड है, कोई एक रोड जिसपे आदमी कहे कि हाँ यहाँ चलो चला जाए, तो वो कौन है, वो वही रोड है।
सिंचाई विभाग चौराहे से लेकर के वो लंका वाले मोड़ तक उतनी चौड़ी कि आप 4 व्हीलर से आराम से जा सकते हैं। आप शाम को जाकर देखिए वहां पर। ये रोड है, यहां पर क्या है, स्टॉल लगे हैं। यहां पर क्या है, इसी तरह से क्या है, कार्ट लगे हैं खाने वाले, गाड़ी यहां तक खड़ी कर दिए हैं। ये रास्ता बचा है आपके लिए। पुलिस वाले आके चालान काटेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अत्याचारी हैं, शोषण कर रहे हैं। जगह होने के बावजूद सब मनमाने तरीके से खाली मतलब गाड़ी खड़ा करते हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी यहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती, मतलब बाइक अगर एक ऐसे ऐसे कर लगा दी या 4 व्हीलर ऐसे कर लगा दी, पर्याप्त जगह होती है। लेकिन लगे कैसी, एक बाइक ऐसे लग गई तो एक वाला उसे पीछे लगा देगा। क्यों, जब उससे कहेंगे यहां लगा, अरे बस तुरंत तो जा रहे हैं, वो तुरंत जा रहे हैं, रोड पे खड़ा कर, मतलब सोचिए वहां पर भी जाम लग जाता है ना। तो कुछ मिलाकर के क्या है कि अगर जैसे हम लोग बात करते हैं तो ये एक मानवीय दृष्टिकोण से सही लगता है कि जितने भी ठेले वाले हैं या रोड पे इस तरह के कार्य करने वाले हैं, उनके एक रोजी रोटी की सवाल होते हैं। लेकिन प्रबंधन के दृष्टिकोण से उनकी रोजी रोटी के सवाल पर भी क्या है, कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि वो जब अपने कार्ड को लगाते हैं और रोड की तरफ फैलते चले जाते हैं। अगर उनको जैसे थोड़ा सा जगह मिलेगा ना कहीं पर कि रोड के किनारे चलो तुम यहां पे लगा लो, व्यवस्था करो, आप देखेंगे कि एक दिन उनका रोड यहां पर है, पहले दिन ठेला यहां लगाएंगे, फिर उसके बाद ठेला लेकर यहां तक चले आएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, टेंट लगा के यहां तक चले आएंगे। अब फिर बोलेंगे कहेंगे रोजी रोटी का सवाल है। और भी तो व्यवस्थाएं देखनी पड़ती है। और अब ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या हो गई, उसका कारण भी है इतना ज्यादा 4 व्हीलर रोड पे हो गया है कि आप कहीं पर भी निकले तो आपको समस्याएं देखने मिलती हैं ना। अब ये सब भी प्रबंधन किसके अंतर्गत जाएगा, ये सभी प्रबंधन क्या होता है, नगर प्रशासन के अंतर्गत ही जाता है। ठीक है, तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं उसमें देखनी पड़ती हैं हमको। नगरीकरण, इसका अर्थ कभी भी नगर की संख्या बढ़ाना नहीं होता है। मतलब नगरीकरण का अर्थ क्या है यहाँ पर, चूंकि अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं ना कि नगरीकरण किया जा रहा है, या आप कहते हैं कि जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, प्रथम नगरीय क्रांति हुई, द्वितीय नगरीय क्रांति हुई, तो नगरीकरण या अर्बनाइजेशन होता क्या है, तो नगर की संख्या बढ़ाना नहीं होता, बल्कि नगरीय सोच को बढ़ावा देना होता है। नगरीय सोच क्या है, जहां पर व्यापार वाणिज्य ज्यादा पनपे, व्यवसाय पर बल दिया जाए। ठीक है, वहां पर आप कह सकते हैं कि पैसा कैसे ज्यादा कमाया जा सके, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं नगरीय सोच के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए कोई कितना भी चिल्ला ले, कितना भी कह ले, हर किसी के कार्य करने का एक उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाना ही होता है। आप तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, देश की जीडीपी कैसे चलती है, देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, पैसा चलती है। कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, ज्यादा कमा क्या करोगे, पैसा कुछ नहीं है, हाथ की मैल है, तो रगड़ो ना बैठ के दिन भर, निकालो पैसा। अगर निकल जा रहा है तो बताओ भाई कि तो हम लोग बैठ करके हाथ में रगड़ा जाए कि पैसा जो है वो हाथ की मैल है। इस तरह की बातें जानते कौन करता है, जो कमा नहीं पाता है, और दूसरों कमाते हुए देखते हुए उसको लगता है यार इतना कमा क्या करोगे, तो कहता है पैसा क्या, हाथ की मैल है। अरे भाई पैसे के लिए ही सब कोई काम करता है। हाँ ये जरूर है कि व्यवस्थाओं के साथ जुड़ के काम करना चाहिए, ठीक है, गलत तरीके से काम नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के नगरीय सोच को बढ़ावा देना। अब नगरीय सोच के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती है, जैसे नाली हो गया, सड़क साफ सफाई सुविधा हो गया, जो नगर का प्रबंधन मैंने बताया। जैसे आप कल्पना करके देखिए कि जो सीवर लाइन चल रहा था, जो जगह जगह पर हो रहा था, ठीक है, और उसके तहत जब सड़कों को खोदा जा रहा था, तो जिस दुकानों के सामने सड़क खोद दिया गया, उसके साथ कितनी समस्याएं आई, समस्याएं आएंगी। उसके दुकानों पे कस्टमर जाने कम कर दिए, 1 महीने से सड़क खुदा हुआ तो 1 महीने तक कस्टमर कम कर दिए। तो आप बताइए कि जिस जगहों पर ट्रैफिक जैम लगता है, आज आप क्यों देखते हैं कि लोग क्या है, शहर के मेन मार्केट में ना जा करके शहर के थोड़ा बाहर मार्केट जाना पसंद करते हैं। कारण क्या है, शहर में जाएंगे, मेन मार्केट में जाएंगे तो गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, पहली समस्या हो गई। फिर वहां पर जाने के लिए समस्या क्या है, ट्रैफिक हमेशा वहां पर क्या है, एकदम फुल रहता है। मतलब आप जाएंगे तो पहले 15, 20 मिनट, 50 मिनट आपको ट्रैफिक में लगना पड़ जाएगा। फिर आपके साथ टेंशन भी लग रही थी, कहीं इधर उधर थोड़ा वो गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं तो तक पीछे से कोई हॉर्न मारने लगेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी की वजह से क्या है, जाम लग गया, तो आपको उसको हटाना पड़ रहा है। लोग कहते हैं इतना सरदर्द लेके शॉपिंग करेंगे कि जो है, इससे अच्छा क्या है, शहर के बाहर तो थोड़े नए नए खुल रहे हैं, थोड़े फैले हुई जगह पे हम वहां चले जाएं, आराम से अपना शॉपिंग करके आएंगे।
इसलिए जो केंद्र में बैठे लोग हैं उनके अब जो व्यवसाय वो टूट रहे हैं। अब उनको अगर सुविधा चाहिए तो सबसे पहली चीज सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए। सड़क का चौड़ीकरण नहीं होगा आपका व्यापार वैसे बंद हो जाएगा। अब चौड़ीकरण होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा, समस्याएं तमाम तरह की निकल के आएंगी, किसी की दुकान जाएगी, किसी की जमीन जाएगी, तो व्यवस्थाएं क्या होंगी। अब या तो व्यवस्थाएं या तो अच्छी होंगी और या तो ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी। और ये समझिएगा जैसे 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 समय बीतता चला जाएगा वैसे वैसे जो एक समय 25 साल 30 साल 40 साल पहले शहर का केंद्र हुआ करता था व्यापार का, अब वो पतन की तरफ रहेगा जैसे समय बीतेगा। क्योंकि आज लोग 5% लोग 4 व्हीलर से जाना पसंद कर रहे हैं, 70% लोग बाइक से जाना पसंद कर रहे हैं। 10 साल बाद क्या होगा, 25% लोग 4 व्हीलर से जाना पसंद करेंगे, तो उनके लिए क्या होगा, हमेशा पतन ही होगा। इसीलिए आप देखते हैं जितने भी बड़े बड़े व्यापारी होते हैं भाप लेते हैं, वो क्या करते हैं, वहां दुकान उनकी एक पुरानी है खोल के बैठे रहते हैं, लेकिन तुरंत क्या करते हैं, शहर से बाहर जहां पर मार्केट डेवलप हो रहा होता है रोड के किनारे के बढ़िया बड़ा सा जगह लेकर के अपना व्यापार वहां पर बढ़ाना शुरू करते हैं। उनको पता होता है आने वाले समय यहाँ पे व्यापार खत्म हो रहा है। अब आप सोचिए होलसेल का कोई मार्केट में जो भाई आप कल्पना करके देखिए ना, किसी शहर में जो बाजार केंद्रित होता है आज का केंद्रित हुआ है, 100 साल पहले केंद्र रहा होगा, 50 साल पहले केंद्र रहा होगा। तब वो आप देखते हैं किसी जिले के मतलब हार्ट ऑफ सिटी जिसे कहते हैं, जहां पर पूरा व्यापार का केंद्र है। अब देखिए कितने बड़े बड़े व्यापारी जो होलसेल का काम करते होंगे, ट्रक कौन लेके जाएगा तुम्हारे के यहाँ, कब लेकर जाएगा, माल की लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी तुम्हारे के यहाँ। तो तमाम प्रकार की समस्याएं, इसलिए बड़े व्यापारी निकल जाते हैं। छोटे व्यापारी क्या करेंगे भाई, उनके पास इतना पैसा थोड़ी ना है कि वो जाकर के कहीं पर जमीन लेके फिर बड़ा सा बनवा करके फिर अपने व्यापार को शिफ्ट करें, क्योंकि वो तो पहले भी उतना कमाते थे कि उनकी रोजी रोटी चल सके, आज भी उतना कमाते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके, तो उनके पास नहीं होता। इसलिए बड़ा व्यापारी पनपता चला जाता है क्योंकि वो मार्केट को भांप लेता है, आवश्यकताओं को भांप लेता है। छोटा व्यापारी वैसे वैसे रह जाता है। अभी जैसे आप जितना ये सब इलेक्ट्रॉनिक दुकान देख रहे हैं ना, ये सब जो खुला हुआ है, बड़ी बड़ी जो शोरूम खुली हुई है, आपको क्या लगता है कोई नया खोला हुआ है? कोई नया नहीं खोला है, सबकी मार्केट में दुकान है, सबकी मार्केट में दुकान है। पहले छोटी वाली दुकान होती थी, थोड़ा उसको होलसेल का काम करते थे, तो जो गोडाउन होता है तो थोड़ा अंदर बनवा लिए थे। अब लगा अंदर काम नहीं हो पा रहा, बढ़ा के शोरूम खोल दिए, तो छोटे दुकानदार वाले इसमें परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो खैर तो यही सब है। नगरीकरण सोच में क्या है, आपको सबको सहयोग देना होगा, प्रोत्साहन देना होगा, एक दूसरे की बुराई कम करनी होगी। जैसे गांव में क्या होता है, गांव में लोग कैसे पैसा कमाना है, समय का कैसे सदुपयोग करना, ये नहीं होता। जहां 4 लोग मिले वहीं बैठ करके चाय पी करके पंचायत चालू हो गई, आज उनकी बुराई कल उनकी बुराई, इधर जाति की बात, उधर धर्म की बात, उधर राजनीति की बात, उनका सारा समय ऐसे निकल जाता है। अब यहाँ पे क्या है, आप देखते हैं जो व्यापार करने वाले लोग हैं दुकान पे बैठ करके, आप उसके पास जाएंगे ना, आपको बता दें किसी भी एक अच्छे व्यापारी, खास तौर से मध्यम वर्गीय दुकानदार के सबसे बड़े लक्षण क्या होते हैं, वो अपने आसपास किसी ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करेगा जो तुम्हारे दुकान पर आकर के बैठ के क्या करेंगे, वो पंचायत करेंगे, कभी नहीं करेगा। और जो कम उम्र में काम शुरू करता है, 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल, अगर आपको अपने दुकान को बचाना है और काम को बढ़ाना है, सबसे पहले दोस्तों को दूर कर दीजिए। बैठेंगे क्या करेंगे, वहां पर 4 लड़के आकर बैठेंगे, उल्टी पुल्टी बातें करेंगे। मतलब आज के समय में आप समझिए शिक्षा का स्तर जितना बढ़ रहा है, लोगों का नैतिक पतन उतना ही गिरता चला जा रहा है। ठेले पे खड़े होकर भी खाना खाना कुछ शुरू कर दिए, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ करके, जहां 4 लड़के आ गए इतनी अभद्र बातें करते हैं कि आपका मतलब निगाह से झुक जाएगा। वहीं लड़कियां भी आ रही हैं, परिवार भी आ रहे हैं, तमाम तरह के भाई बहन साथ में आ रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आता कि उनको कहां बैठ के क्या बात करना है। आपको भी महसूस किए होंगे इन चीजों को। अब देखिए उन तरह से मतलब अब जब आप दुकान पे 4 लोग को बैठा करके इस तरह के हो हल्ला मचवाएंगे, होगा क्या। सबसे पहली चीज, जहां पर 4 लड़के खड़े हो गए, लड़कियां वैसे नहीं आएंगी, पता है वहां पे जाने कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं होगा, तो आंखों से लोगों की निगाहें इतनी बुरी होंगी कि वहां खड़े होने में शर्मिंदगी महसूस हो जाएगी। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को एक नए व्यापारी वर्ग की तरह नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप कभी नए स्तर पे जा रहे हैं ना। लेकिन जो परंपरागत व्यापारी होते हैं वो इसीलिए किसी को अपने यहाँ भटकने नहीं देते। आप बैठेंगे, जाकर बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे, आपसे कोई बात ही नहीं करेंगे, काम में लगे रहेंगे। अच्छा, फिर इतने फुर्सत भी नहीं है, कस्टमर को देखेंगे कि आपसे बैठ के बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर ये सब वो बुनियादी सोच होती है ना, जो आपको क्या करती है, अपने काम के प्रति सतर्कता या सहजता जो है सिखाती है। वही सब चीजें बता रहे हैं यहाँ पर कि गांव की बुराई नहीं करना है, पश्चिमीकरण का अंधा ये तो एक आदर्श स्थिति में हो गया, बड़े पैमाने पे हो गया। ठीक है, अश्लीलता नहीं करनी है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। और इसके अलावा क्या है, एक आधुनिक और प्रगतिशील सोच को बढ़ावा देना है। इस तरह की चीजें भी क्या है ध्यान में रखनी पड़ती हैं।
तो जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैंने पीछे कई बार कहा, 2 लाइन में खत्म कर रहे हैं, मैंने भी कहा विकसित राष्ट्र जो है केवल पैसे से नहीं बनता, विकसित राष्ट्र किससे बनता है? सोच से बनता है। वैसे नगरीकरण क्षेत्र भी जो होता है वो कभी भी केवल सड़क और बड़ी बड़ी दुकानों और मकानों से नहीं बनता है, बल्कि किससे बनता है? बल्कि एक अच्छी सोच से विकसित होता है। आप हमेशा सुनते कहते हैं ना, सड़क शहर में थोड़े पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं, थोड़े सभ्य लोग होते हैं। नगरीकरण मतलब एक आधुनिक सोच से भी होता है। ठीक है, लास्ट पेज ही था ना, चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी जो भी होगा कल ही देखना है।